Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स को, यानी कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान को। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग सीख रहे थे, समझ रहे थे एरर्स इन मेजरमेंट को, यानी मापन में होने वाली त्रुटियों को। और अभी लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ आंकिक प्रश्न करे थे पिछले पार्ट्स के ऊपर। सॉरी, आज की क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। जो अपना टॉपिक है, जो अपना कोर्स है, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में बताया भी होगा कि जो विमीय विश्लेषण है, यानी जो डायमेंशनल एनालिसिस है, वो आपके पास अब आ चुकी है और अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। डायमेंशनल एनालिसिस अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, जो कि आपके लिए टोटली न्यू रहने वाला है, टोटली नया रहने वाला है, और यहाँ पर आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो। तो मेरा मानना ये है और मेरा कहना ये है कि आपको जब भी कोई चीज नई मिले, जब भी कोई चीज उससे आप पहली बार मिलो, पहली बार उसे पढ़ो, तो आप उससे रिलेटेड, उस पर आप बहुत ध्यान से, बहुत फोकस से जो भी चीज बताई जा रही है उसको नोट डाउन रखो, उसको घर में भी पढ़ो, उस पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वो चीज आगे भविष्य में कभी भी आप उसमें प्रॉब्लम नहीं देखेंगे ज्यादा। तो हमको यही करना है। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस में है, आपको विमीय विश्लेषण में डायमेंशंस के बारे में काफी अच्छी तरीके से सीखना है। जो बातें यहाँ से बताई जाएंगी उनको नोट करना है, उनको याद करना है। जी, आपको इसमें याद भी करना है, याद करने वाला पार्ट भी है। समझने से ही काम इसमें थोड़ा कम चलेगा, आपको याद भी करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम जो चीजें कवर कर चुके हैं, एक बार मैं आपको वो चीज रिवाइज करवाना चाहूंगा। हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, उसके बाद हम चैप्टर 2 डिस्कस करे थे। चैप्टर 1 में हमने देखा था भौतिक जगत को, जिसका टाइटल था फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से फिजिक्स जो है, हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो हमारे भौतिक जगत है, उसमें अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमिनाज, फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट लॉज और प्रिंसिपल, विभिन्न नियम और सिद्धांत हमारे वास्तविक जगत में किस प्रकार से काम करते हैं, ये हमने देखा था। हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने कुछ नियम दिए, कुछ उन्होंने सिद्धांत दिए, और वो हमारे जो दैनिक जीवन, दैनिक जो जगत है, उससे रिलेटेड हमारे काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए, उनको समझा पाई। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कक्षा 10 में आपने कक्षा 10 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें कि आपने प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन देखा था, उसे सीखा था। तो उसके बाद आपने जो भौतिक जगत में होने वाली कुछ घटनाएं, लोकप्रिय घटनाएं, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, या फिर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय रक्ताभ दिखना, है ना, रेडिश कलर का जो दिखता है सूर्य हमको, जब वो सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो हमको सन कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है। आसमान में तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो इन सभी घटनाओं को, जो भौतिक जगत से रिलेटेड घटनाएं हैं, इनका आपने रीजन ढूंढा था। और ये रीजन कब मिला था? जब आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं, वो उसके पीछे हमारा जो मकसद है फिजिक्स में, वो ये है कि एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, उसका साइंस से क्या लेना देना है, उसका फिजिक्स से क्या लेना देना है, और वो क्यों हो रही है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसके भविष्य के परिणामों के ऊपर जा सकें, यानी रिजल्ट्स को हम पहले से ही जज कर सकें, मतलब पहले से ही उसके बारे में सोच सकें कि क्या होने वाला है भविष्य में, है ना। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई घटना, जैसे हमें पता है कि किसी कार को अगर मैं इतने समय तक इतने वेग से चलाऊं, तो इतने समय बाद वो इतनी दूरी तय कर लेगी, है ना। जैसे सपोज किसी कार की दूरी मैं बोलता हूँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई कार चल रही है, और मुझे 300 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर जाना है? 300 किलोमीटर जाना है। तो मुझे पता है कि गाड़ी की चाल मेरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 300 किलोमीटर पहुंचने में मुझे, 300 किलोमीटर पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, 10 घंटे लगेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है फिजिक्स में। हम लोग जब कोई भी लॉ बनाते हैं, कोई भी सिद्धांत बनाते हैं, तो उसका एक मकसद होता है कि हम उसको रियल लाइफ से कैसे जोड़ सकें, रिजल्ट्स को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकें।
अब क्लास 11th में आपके पास क्लास 10th से थोड़ा ज्यादा एडवांस लेवल की फिजिक्स आ गई है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो जो चीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो थोड़ा एडवांस होगी और वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, उसके आपको सारे नजरिए सारे तरीके से देखने होंगे। यहाँ पर आपके पास डेरिवेशन वाला पार्ट जो है, यानी कि निगमन वाला पार्ट जो है, सूत्र को बनाने वाला पार्ट ज्यादा आएगा, तो उसमें आपको समझना है। आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, सिर्फ जो आपका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो स्ट्रांग होने से काम नहीं चलेगा, मैथमेटिकल भी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। एलजेब्रा जो है इसमें अप्लाई होती है, एलजेब्रा आप प्रैक्टिस करें एलजेब्रा की, उससे आपको मदद मिलेगी। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 1 में हमने फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर देखा था, उसमें कुछ उसको हम आज रिवाइज भी करेंगे। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर क्या होते हैं, प्रकृति में उपस्थित जो मूल बल होते हैं वो क्या होते हैं, और उनको हम आज रिवाइज भी करेंगे। उसके बाद हमने जो बात करी थी नेक्स्ट, वो हमें चैप्टर नंबर 2 पे हम आए थे, और चैप्टर नंबर 2 पे हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हम जो कोई भी राशि जो है, कोई भी भौतिक राशि, उसका मापन किस प्रकार से करते हैं, मापन के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें आवश्यक है। तो मैंने आपको बताई थी, सिंपल आप याद रखो, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एन यू, यानी Q क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, n क्या है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u क्या है, यूनिट है। मतलब कोई भौतिक राशि दो चीजों पर निर्भर होती है, एक तो उसके आंकिक मान पर और दूसरा उसके मात्रक पर। तो हमने इसके साथ साथ मात्रक भी पढ़ा था कि मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। और मात्रकों को हमने ये भी देखा था कि मात्रक जो है कि किस किस प्रकार से वो बनाए जाते हैं, किस किस प्रकार से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मात्रकों को, ये भी हमने देखा था। हमने मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने त्रुटियों के बारे में पढ़ा था, यानी एरर्स के बारे में। तो एरर्स हमने देखी थी कि किस किस प्रकार से एरर्स हो सकते हैं। हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट में हम किसी राशि का मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद जब मान निकलता है तो वो पूरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उसमें त्रुटि की संभावना होती है, गलती की संभावना होती है, जिसको हम एरर इन मेजरमेंट कहते हैं। और एरर किस किस प्रकार से हो सकती है, कुछ रैंडम एरर्स हो सकते हैं, कुछ ग्रॉस एरर्स हो सकती हैं, कुछ एरर्स जो है हमारी गलती की वजह से हो सकते हैं, कुछ हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो सकती हैं, ठीक है, कुछ फिजिकल कंडीशन की वजह से हो सकती हैं। एरर्स में हमने 3 टाइप की मेन एरर पढ़ी थी, जिसमें कि हमने निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि को समझा था, यानी कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर को देखा था। और उसके बाद हमने त्रुटियों का संयोजन, यानी कि जब किसी राशि को मेजर करा जाए तो उसमें त्रुटियां किस प्रकार से कंबाइन होंगी, जब राशियों को जब जोड़ा या घटाया या गुणा या भाग किया जाता है तो त्रुटियां भी उसमें उस हिसाब से उनकी क्रिया हो जाती है। तो हमने ये देखा था कि जब त्रुटियों का संयोजन होगा तो किस प्रकार से होगा, जब संकलन, व्यवकलन, गुणा या भाग किया जाएगा तो त्रुटियों को हम किस प्रकार से संयोजित करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स को, सार्थक अंकों को। सार्थक अंक हमने देखा था कि कोई भी हम रिजल्ट लिखते हैं, कोई भी वैल्यू को हम मेजर करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट लिखते हैं उसमें हम कुछ ही डिजिट्स, कुछ ही नंबर ले सकते हैं, कुछ ही अंक ले सकते हैं। इन अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। किस प्रकार से इन अंकों का चुनाव किया जाएगा, जो बचे हुए अंक होंगे वो किस प्रकार से हटाए जाएंगे, ये हमने राउंडिंग ऑफ या पूर्णांकन में देखा था। तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी अपनी अब तक की क्लास में, जिसमें कि हमने इन पर आधारित क्या है, न्यूमेरिकल्स भी करे थे, अंकिक प्रश्न भी करे थे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण के बाद हमने क्या करना है विमीय विश्लेषण के बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो एकदम न्यू टॉपिक, मैंने आपको बताया कि विमाएं आपके पास नया टॉपिक है, उसमें आपको क्या करना है कि जो चीजें बताई जाएंगी वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको जुड़े रहना है। तो इसीलिए आप जो है विमीय विश्लेषण जब आपका स्टार्ट होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहना है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसीलिए मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, पिछली क्लासेस से भी आपको इन्फॉर्म करते हुए आ रहा हूँ। आज की क्लास में हम एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जो कि हम रैंडम रिवीजन करते हैं जब हमारे चैप्टर्स खत्म होने लगते हैं, तो हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किसी भी एक टॉपिक का रिवीजन कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी कि प्रकृति में उपस्थित मूल बल। तो आपको अगर याद होगा, अगर आप इससे क्या होता है, इससे ये पता लगता है कि पिछली जो हमने क्लासेस देखी हैं उसमें हमें कितना याद है उन क्लासेस से और कितना हम भूल चुके हैं, ठीक है। तो हमें अब जब हम इस पार्ट को रिवाइज करेंगे तो जो जो चीजें हम भूल चुके हैं वो दोबारा याद आ जाएंगी। इसको करवाने का एक मकसद ये है कि आप जो है जो चीजें पहले हमने करी हैं उनको भी आप पढ़ते रहिए, तो आपको चीजें भूलेंगे नहीं, एग्जाम के टाइम पर आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार के रिवीजन से काम या 2 बार के रिवीजन से काम चल जाएगा। तो हमने पढ़ा था
चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर यानी प्रकृति में उपस्थित मूल बल। तो प्रकृति में जो बल होते हैं वो 4 प्रकार के हमने देखे थे मेनली, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, इसके अलावा दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल को हमने देखा था। इनको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। उनके बारे में हम आज का डिस्कशन रखेंगे, आपको उनके बारे में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज आपको करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके साथ फिट, फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोग अपना ध्यान बना के रखिए स्क्रीन पर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 को देख रहे हैं और इसमें हम फंडामेंटल फोर्सेस यानी कि प्रकृति में मूल बल, इनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकृति में जो मूल बल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले उनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनके ऊपर चर्चा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1, प्रकृति में जो मूल बल है उसमें नंबर 1 बल आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 आता है नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। कर्षण बल आप लोग लिखेंगे, प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल, नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 प्रकार के बल हैं। इसमें कि हमको नंबर 1 बात करनी है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। जो चीजें आपने पढ़ी है मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, आप देखिए जरा आपको कितनी चीजें याद है। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो यह बताता है कि 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल सदैव विद्यमान रहेगा, ठीक है। यदि 2 वस्तुओं का कुछ द्रव्यमान है और उनके मध्य कुछ दूरी है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कार्यरत रहता है।
इसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। क्या कहता था ये नियम कहता था कि अगर बल हम देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है F, ये अनुक्रमानुपाती होता है दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटा दिया जाए तो यहाँ पर एक नियतांक हमने फाइंड आउट करा। ये नियतांक हम कैपिटल G इसको लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को शायद याद होगी, है ना। और इसमें हमने बोला था कि ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान इतना होता है। इसमें हमको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हमको, ये तो पिछली क्लास की बात है, ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको रिवाइज करवाने के लिए बताया। हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये कैसा बल है, ये एक आकर्षण बल है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, यह एक आकर्षण बल है। सदैव आकर्षण का रहेगा, प्रतिकर्षण का मतलब दो वस्तुओं को खींचेगा एक दूसरे की तरफ, ठीक है, दूर दूर नहीं करेगा। आकर्षण बल है। आकर्षण बल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2 पॉइंट, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कहाँ काम करता है, दो पिंडों पर द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल। दो पिंडों पर उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है जो दो पिंडों के बीच काम करता है, किसके कारण, उनके द्रव्यमानों के कारण। नंबर 3, ड्यू टू देयर मासेस। नंबर 3, क्या क्या एग्जाम्पल है, इसका जो परिसर हो, इसका जो परास होगा, यानी रेंज जो इसकी होगी वो अनंत होती है, इनफाइनाइट। मतलब कि आप पृथ्वी पर हैं और अंतरिक्ष में कोई ग्रह या कोई उपग्रह है, यानी कोई प्लेनेट है, कोई सही प्लेनेट, तो आप दोनों के बीच में भी ये गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रेंज देखिए, आप यहाँ पर बैठे हैं लेकिन कोई ग्रह है, कोई पिंड है जो अंतरिक्ष में है, तो आप दोनों के बीच भी ये बल सदैव कार्यरत है। ये है इसकी रेंज, यानी कितनी बड़ी रेंज में ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अगर उदाहरण हम देखें तो इसके उदाहरणों में 3 उदाहरण हमारे पास है मुख्यतः। नंबर वन हमने देखा कि जो पेड़ से फल गिरता है, जब पेड़ से फल गिरता है तो वो किसके कारण गिरता है, वो गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पेड़ से जो गिरा हुआ फल होता वो जमीन पर ना गिरता, ठीक है। तो ये पेड़ से गिरा हुआ फल जमीन पर गिर रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है और पृथ्वी से अपनी ओर खींचती है, ठीक हो गया, आकर्षित करती है, ठीक है, आकर्षण का बल है बताया था। नेक्स्ट जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति। किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति, ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर अनेक उपग्रह रहते हैं। अब ये उपग्रह जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये एक आर्टिफिशियल उपग्रह है, यहाँ पर दिख रहा है आपको सैटेलाइट, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। तो ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट बच्चों 2 प्रकार की होती है, सैटेलाइट मतलब मिथुरा,
ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। एक तो होते हैं मैन मेड, तो हम कृत्रिम भी बोलते हैं, और नंबर 2 होता है नेचुरल, जो कि प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक सैटेलाइट कौन सी है अर्थ की? अगर पृथ्वी की प्राकृतिक सैटेलाइट के बारे में बात की जाए तो वो मून है, यानी चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी की प्राकृतिक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। ये जो उपग्रह आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी के जो यान होते हैं, उपग्रह के जो यान होते हैं, जो इसरो द्वारा या नासा द्वारा, ऐसी जो संस्थाओं द्वारा छोड़े जाते हैं, उनसे लॉन्च्ड ये सैटेलाइट है। ये हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी इनको बोलते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके अलावा वेदर टेलीकास्ट, वेदर फोरकास्ट, है ना, आपको पता लग जाता है कि आज से 2 दिन बाद यहाँ पर मौसम खराब रहने वाला है। आपको पता लग जाता है कि आज से 2-3 दिन बाद यहाँ पर बारिश होने वाली है, ठीक है, मानसून आने वाला है। तो ये चीजें आपको कैसे पता लगती है? क्योंकि ये सैटेलाइट हमने जो है अंतरिक्ष में भेजी हुई है, जो कि ये चीज डिटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए आप लोग फोन पर बात करते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं, ये सब कुछ किसके कारण पॉसिबल है? सैटेलाइट के कारण पॉसिबल है। तो सैटेलाइट समझ में आई? सैटेलाइट 2 प्रकार की होती है, जो नेट आर्टिफिशियल होती है और नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग कम्युनिकेशन वेदर फोरकास्ट के लिए यूज करते हैं, और नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून हो गया, चंद्रमा हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? कि दूसरा पॉइंट हम बता रहे थे कि कहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसका एग्जांपल हमको देखने को मिलता है। तो सैटेलाइट्स जो हैं, ये किसके चारों ओर घूम रहे हैं? ये सारे सैटेलाइट जो हैं ग्रहों के चारों ओर घूम रहे हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। किसके कारण घूम रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। ये सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करते हैं। यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाते। तो इसके लिए अगर आकर्षित, सूर्य क्या करता है? सूर्य इनको अपनी ओर आकर्षित रखता है और एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घुमाते रहता है, ठीक है। तो ये है हो गए गुरुत्वाकर्षण बल के हम डेली लाइफ में जो हमने यूज देखे, इस प्रकार से हो गए। तो आप देख रहे होंगे एक छोटे सी जगह से, एक छोटे से प्लेस से लेकर एक बहुत बड़ी रेंज तक ये काम करता है। एक पेड़ से फल गिरने से लेकर सूर्य के चारों ओर ग्रहों को घुमाने तक लेकर ये जो है, ये बल जो है काम कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट बल है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए पहले देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने बोला था एक इलेक्ट्रॉन या फिर इसे आवेशित कण बोल लीजिए, एक आवेशित कण, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही। चलिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास डायग्राम है, इसके थ्रू समझते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन की गति दिखाई जा रही है न्यूक्लियस के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों ओर। तो नाभिक है बीच में, ये जो दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियॉन्स आपको दिख रहे हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और उसके चारों तरफ ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की गति दिखाई जा रही है न्यूक्लियस के चारों। अब इसमें समझिए इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश ही तो है, चार्ज ही तो है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है? आवेश है।
जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा मतलब हम उसको क्या कहेंगे, आवेश का प्रवाह। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा आवेश का प्रवाह होगा। प्रवाह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब आवेश का प्रवाह होता है तो हम इसे सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं विद्युत धारा। डेफिनेशन आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया तो आवेशों का प्रवाह हुआ। आवेश का प्रवाह के कारण हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हुई। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा है कि जब जब विद्युत प्रवाहित होगा तो अपने साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी लेकर चलता है। जिस भी चालक में विद्युत प्रवाहित होगा वो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। ठीक है? तो इन परस्पर क्षेत्रों के कारण एक आवेश का प्रवाह हुआ, उसके कारण एक तो वैद्युत क्षेत्र बना और एक चुंबकीय क्षेत्र बना। इन दोनों क्षेत्रों के परस्पर बनने के कारण एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, तो वैद्युत और चुंबकीय जो प्रवाह उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से जो बल उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो इसको हम लिख लेते हैं विद्युत और चुंबक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र परस्पर जो बल आरोपित करेंगे वो हो गया विद्युत चुंबकीय बल। ठीक हो गया, चलिए लिखते हैं। तब कीजिए थे गतिमान आवेश, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, आवेश को हम क्या बोलते हैं, मूविंग चार्ज। आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कारण आवेश पर बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। शॉर्ट आप इसे लिख सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस कारण आवेश पर लगने वाला बल जो है वैद्युत चुंबकीय बल होता है, क्योंकि गतिशील आवेश का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और विद्युत क्षेत्र उसके साथ साथ वो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न कर रहा है। तो दोनों प्रभावों के कारण, दोनों क्षेत्रों के कारण उस पर एक बल आरोपित होगा, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। यानी हम ये भी कह सकते हैं आवेश की जो गति है वो परस्पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर प्रभावों के कारण होती है। ठीक है, चलिए का जो परास है ये भी दीर्घ है, इसकी रेंज जो है वो भी लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल का जो प्रवाह है वो भी दीर्घ है, मतलब लगभग ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है हम अनंत कह सकते हैं, यानी इनफाइनाइट रेंज तक ये काम कर सकते हैं।
दो पॉइंट्स हैं इसमें, और इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। यानी इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं विद्युत चुंबकीय बल में, इनको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम जो बल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों के साथ, प्रबल नाभिकीय बल। नंबर पे प्रबल नाभिकीय बल, यानी इसे हम और क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको नाम से क्या पता चल रहा है, नाभिक के बारे में बात हो रही है और नाभिक के बारे में प्रबल बल की बात हो रही है। जो ये बल है नाभिक के बीच में काम करता है, लेकिन ये प्रबल भी है। तो इस बल के बारे में हम लोग डिस्कशन बच्चों अपनी अगली क्लास में करेंगे। बाकी जो दुर्बल नाभिकीय बल है इसको भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आज हमने फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा। इसमें जो दो बल रह गए, हमने दो बलों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। जैसे कि नाम से डिसाइड है कि ये दोनों प्रकार के जो नाभिकीय बल हैं ये न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं, यानी नाभिक के अंदर काम करते हैं। आप जानते हैं नाभिक एक परमाणु का बार्ट होता है जो कि एक बहुत छोटे से एरिया में रहता है ना। तो नाभिक जो है एक परमाणु के अंदर एक बहुत छोटे से क्षेत्र में सिमटा हुआ रहता है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ये नाभिक जो है कैसा होता है, धनावेशित हम इसे मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन जो है धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन को हम निरावेशित कण बोलते हैं। इसी प्रकार से प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल दोनों क्या हो गए, नाभिक से रिलेटेड बल हो गए। प्रबल नाभिकीय बल जो अंतर परमाणुकीय कण है इनको जोड़े रखने का काम है, जहां दुर्बल नाभिकीय बल जो है कभी जब तब काम आता है जब कोई विशेष प्रक्रिया, नाभिक से रिलेटेड कोई विशेष प्रक्रिया होगी, जैसे बीटा डीके, बीटा क्षय जब होता है तो तब दुर्बल नाभिकीय बल काम में आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इनमें से कौन कौन से बल, आपके लिए जो आज की क्लास का क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन कौन से बल जो है कौन सा बल जो है सबसे अधिक प्रबल है और कौन सा बल सबसे अधिक दुर्बल है, कौन सा बल जो है सबसे अधिक पावरफुल है और कौन सा बल वीक है, सब चारों में से। ठीक है, एक तो आप इसका लिस्ट बनाएंगे, दूसरा आप ये बताएंगे कि एक टेबल के थ्रू आप ये लिखेंगे कि चारों प्रकार के बलों में क्या क्या खासियत है, क्या क्या इनकी डेफिनेशन है, और ये चीज तो आपको लिखनी है। इसके अलावा आपको ये भी लिखनी है कि इनकी रेंज क्या होती है। रेंज मतलब इनका परास क्या होता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो परास है वो अनंत है, ये ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में काम करता है। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, वैद्युत चुंबकीय बल है, उसका भी जो परास है, उसकी भी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, यानी वो भी अनंत सीमा तक कार्य करता है। देन उसके बाद जो नाभिकीय बल है, इनकी जो रेंज है शॉर्ट होती है। क्यों शॉर्ट होती है? क्योंकि नाभिकीय बल जो है नाभिक के अंदर काम करते हैं, नाभिक से रिलेटेड बल होते हैं, और हमें ये पता है कि नाभिक जो है एक एटम के अंदर होता है ना, एक परमाणु के अंदर होता है। तो परमाणु का साइज वैसे ही बहुत छोटा होता है ना, तो उसके अंदर जो उपस्थित जो नाभिक होगा उसका साइज ऑटोमेटिकली काफी छोटा होता है। ये एंगस्ट्रॉम के साइज से भी छोटे होते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है, एक मीटर को हम अगर मीटर को एंगस्ट्रॉम में हम देखें तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो इतना छोटा इनका परास होता है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो शुरू के दो बल जिनका मैंने नाम लिया, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल, ये दोनों अनंत सीमा के यानी लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, जबकि दुर्बल नाभिकीय बल एवं प्रबल नाभिकीय बल शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये नाभिक के अंदर तक ही काम करते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोग नेक्स्ट काम ये करेंगे कि जब आप
इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे, तो आप प्रीवियस जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन जरूर करें। जैसे कि हमने देखा है, इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूंगा जो कि है मात्रक। हमने मात्रक पढ़े हैं, मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियां। हमने 7 मूल राशियों के मात्रक पढ़े हैं, 2 पूरक राशियां भी उसमें सम्मिलित हैं उसके बाद हैं, और उसके बाद हमने व्युत्पन्न राशियां पढ़ी हैं। तो आप आज क्या काम करेंगे, आपका काम ये रहेगा कि सभी जितने भी राशियां आपको पता है, मूल राशियां तो फिक्स हैं लेकिन व्युत्पन्न राशियां काफी सारी है। तो जो मैकेनिक्स में, जो यांत्रिकी में आप जितनी भी राशियां पढ़ते हैं, व्युत्पन्न राशियां पढ़ते हैं, चाहे वो बल हो गया, संवेग हो गया, वेग हो गया, ठीक है, इन सब के मात्रक आपको लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं और याद रखने हैं। इन मात्रकों का प्रयोग हम करेंगे अपनी अगली क्लास में जब हम बीमिया विश्लेषण करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास के लिए मैं उम्मीद करूंगा आप सब रेडी रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने समझने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।